नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष रावत। तो आपको पता ही है कि अपन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। अब तक अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे वो जैसे इंडिया ज्योग्राफी के चैप्टर थे। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी का एक चैप्टर डालते हैं और उसका नाम है जैसे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। कौन सा चैप्टर है भाई? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। जैसे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अब जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है ये चैप्टर है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं आजकल पेपरों में। जैसे सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, उसमें 5 क्वेश्चन आए थे इसी में से, अकेले में से। कोई सा भी पेपर हो उसमें अधिकतम जो क्वेश्चन आता है आपका भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आता है। अब जैसे जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश में एक तो अधिकतर जो क्वेश्चन पूछता है कि जैसे राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब इनमें जैसे राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो उसके अंतर्गत जैसे पहला क्वेश्चन यही है कि राजस्थान को कितनी भौतिक अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। जैसे राजस्थान को कितनी भौतिक अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, यहां से आता है। जैसे एक भौतिक अवस्था है आपकी रेतीला, दूसरा है पर्वतीय, तीसरा है पठारी और चौथा है आपका मैदानी। डायरेक्ट एक बार ऐसे ही पूछा था कि राजस्थान को कौन कौन सी भौतिक अवस्थाओं में बांटा गया है, तो 4 भौतिक अवस्थाएं। एक आपकी रेतीली, दूसरी आपकी पर्वतीय, तीसरी है पठारी और चौथी कौन सी है दोस्तों? मैदानी। अब ये जो 4 भौतिक अवस्थाएं, इनको आधार बनाया और इनको आधार बना करके राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया। कितने भौतिक भागों में बांटा भाई? 4 में। जैसे एक है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और चौथा है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब यहां से डायरेक्ट 4 भागों में बांट दिया है। एक है आपका उत्तर पश्चिम, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा दक्षिण पूर्वी और चौथा कौन सा है आपका? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब ये जो 4 भौतिक प्रदेश है, इनमें से कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि जैसे एलडीसी में पूछा था कि राजस्थान के ऐसे कौन से भौतिक प्रदेश हैं या राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका उत्पत्ति के आधार पर क्रम बताइए। अब उत्पत्ति के आधार पर का मतलब सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, दूसरे नंबर पर किसकी उत्पत्ति हुई और तीसरे नंबर पर किसकी उत्पत्ति हुई और सबसे बाद में किसकी उत्पत्ति हुई। अब यहां से पूछता है कि जैसे कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई, तो वो कौन सा आपका? अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आपने पढ़ा होगा विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, तो वो कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में मानी गई दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन काल में। तो यहां से पूछ लिया कि विश्व में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान का सबसे पहला भौतिक प्रदेश है, तो वो कौन सा है आपका? अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरे नंबर पर जिसकी उत्पत्ति हुई वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। वैसे जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, निर्माण माना जाता है, वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से माना जाता है। यहां से भी पूछ सकता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है, तो वो कौन सा है आपका?
पठारी प्रदेश है और इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है क्रिटेशियस काल में। कौन सा काल है दोस्तों? क्रिटेशियस काल। अब इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे जिस भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई वो है आपका मैदानी प्रदेश। और मैदानी जो प्रदेश है जो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, और ये जो भाग माना जाता है आपका गंगा यमुना बेसिन का भाग माना जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में कौन सा भौतिक प्रदेश है जो गंगा यमुना बेसिन का भाग माना जाता है, तो वो कौन सा है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी प्लेस्टोसीन काल में। कौन से काल में मानी जाती है दोस्तों? प्लेस्टोसीन काल में। तो पहले नंबर पे आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरे नंबर पे है आपका पठारी प्रदेश, तीसरे नंबर पे है आपका मैदानी प्रदेश। ये क्रम है आपका। और सबसे लास्ट में यानी कि सबसे जो नवीन भौतिक प्रदेश है वो है आपका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है टर्शरी काल में। किसके अंतर्गत मानी गई दोस्तों? टर्शरी काल के अंतर्गत। तो सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है तो आपका रेतीला प्रदेश है। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है तो आपका पर्वतीय प्रदेश है। और क्रम पूछ ले तो सबसे पहले पर्वतीय, पठारी, मैदानी और एक कौन सा है आपका रेतीला भौतिक प्रदेश है। अब ये जो चार भौतिक प्रदेश है इनके अंतर्गत एक चीज पूछता है कि इन भौतिक प्रदेशों में किस किस के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब अवशेषों की अगर बात करते हैं तो जैसे इसके अंतर्गत जो अवशेष प्राप्त होता है, अवशेष प्राप्त होते हैं, इसके अंतर्गत जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो किसके हैं? टेथिस सागर के। टेथिस सागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहां पर जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो आपके गोंडवाना लैंड के, गोंडवाना लैंड के, और यहां पर जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो है आपके गोंडवाना लैंड के। और ये जो भौतिक प्रदेश है यहां पर जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो है आपके टेथिस सागर के, टेथिस सागर के। तो यहां से कोई सा भी क्वेश्चन करे जैसे अवशेष पूछ ले तो रेतीला में आपका किसका है? टेथिस सागर का। पर्वती में गोंडवाना लैंड का, मैदानी में गोंडवाना लैंड का, मैदानी में आपका टेथिस सागर का, और पठारी में आपका किसका है? गोंडवाना लैंड का अवशेष प्राप्त होता है। अब यह स्थिति तो इसकी संरचना थी राजस्थान की भौतिक अवस्था की। कितने भाग थे? 4 भाग है। सबसे प्राचीन कौन सा है? पर्वतीय है। सबसे नवीन कौन सा है? रेतीला है। रेतीला एक तो कौन सा है दोस्तों? रेतीला। और दूसरा कौन सा है आपका? मैदानी। इन दोनों में किसके अवशेष प्राप्त होते हैं? टेथिस सागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। और इन दोनों के अंतर्गत पठारी और एक है आपका पर्वतीय, इन दोनों के अंतर्गत किसके अवशेष प्राप्त होते हैं? गोंडवाना लैंड के अवशेष प्राप्त होते हैं। आपको एक बात बता दी जाए, जैसे भारत की अगर बात कर लें कि भारत में किस किस के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो भारत में एक तो किसके अवशेष प्राप्त होते हैं? गोंडवाना लैंड के प्राप्त होते हैं। एक आपके टेथिस सागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। भारत के अंतर्गत किसके अवशेष प्राप्त नहीं होते? अंगारा लैंड के अवशेष प्राप्त नहीं होते। किसके अवशेष प्राप्त नहीं होते दोस्तों? अंगारा लैंड के कोई भी अवशेष भारत से प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए राजस्थान में भी टेथिस सागर के अवशेष प्राप्त होते हैं और किसके होते हैं? गोंडवाना लैंड के अवशेष प्राप्त होते हैं। लेकिन एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में इन सबके अवशेष प्राप्त होते हैं। गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर और अंगारा लैंड। लेकिन अपना जो भारत है वो आता है आपका भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। और भारतीय उपमहाद्वीप में केवल किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड एवं टेथिस सागर के हैं।
और बाद बाकी का जो आपका एशिया महाद्वीप है उसके अंतर्गत तीनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। अंगारा लैंड, टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब ये तो स्थिति क्या है, इसकी संरचना थी वर्गीकरण की। अब यहां से ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। राजस्थान का सबसे कम उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश है। अब इस भौतिक प्रदेश में सबसे पहले अपन एक एक करके पढ़ेंगे और सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो है आपका रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको कह सकते हैं अपन उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो कौन से भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? रेतीला के। और ये जो भौतिक प्रदेश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अधिकतर पेपरों में जो पूछा जाता है रेतीला से पूछता है या फिर आपका पर्वतीय से पूछता है। रेतीला में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे थार का मरुस्थल है, इसमें अपन थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतीय में अपन अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। पठारी में अपन मालवा के पठार का जो हिस्सा है हाड़ौती का क्षेत्र है इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैदानी में आपका जो नदियों का जो क्षेत्र है, जैसे चंबल बेसिन है, बाणगंगा बनास बेसिन है, जैसे आपका मध्यमाई बेसिन है, तो ये सभी हैं जो आपके मैदानी प्रदेश के अंतर्गत पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, वो कौन सा है आपका? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो कौन सा है दोस्तों? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसको नोट कर लिया होगा। और सर्वप्रथम अपन शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से कौन सा है दोस्तों? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश। अब जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? थार के मरुस्थल के बारे में। अब जैसे इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 61.11% और इसमें जनसंख्या निवास करती है 40%। क्षेत्रफल कितना है इसका? 61.11%। जनसंख्या कितना है इसका? 40%। अभी एलडीसी में इनके क्षेत्रफल और जनसंख्या को सुमेलित करने के लिए ही पूछा था। तो आपको चारों जो भौतिक प्रदेश है उनके क्षेत्रफल एवं जनसंख्या याद होना भी जरूरी होता है। जैसे चारों की बात कर लेते हैं। पहले एक है आपका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसका क्षेत्रफल है 9% और जनसंख्या है इसकी 10%। तीसरा है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, क्षेत्रफल है इसका 6.89% और जनसंख्या है आपकी 11%। ऐसे आपका चौथे नंबर का है वो है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश और इसका क्षेत्रफल है 23% और जनसंख्या है कितना? 39%। अब ये क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भी सुमेलित करने के लिए आ जाते हैं। अब यहां से पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या निवास कौन से भौतिक प्रदेश में करती है? मरुस्थलीय प्रदेश में। सर्वाधिक क्षेत्रफल भी कौन से भौतिक प्रदेश का है? मरुस्थलीय प्रदेश का। ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसकी क्षेत्रफल एवं जनसंख्या लगभग बराबर है? तो वो है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्षेत्रफल कितना है इसका? 9 और जनसंख्या कितना है दोस्तों? 10%। कितना है आपका? 10%। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वो कौन सा है आपका? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश।
ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। तो अपन शुरुआत एक एक करके पढ़ेंगे और एक में सबसे पहला है वो आपका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अब जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी स्थिति की अगर बात कर लेते हैं, जैसे यह स्थिति आपकी, यह राजस्थान की कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। यह आपकी उत्तर दिशा है, यह आपकी पूर्व दिशा है और यह कौन सा है भाई? दक्षिण दिशा है। अब जैसे राजस्थान के एक अरावली पर्वतमाला है सिरोही से, यह आपकी सिरोही जिले से कौन सी प्रवेश करती है? आपकी अरावली पर्वतमाला। अब ये जो पूरा जो क्षेत्र है अरावली का जो क्षेत्र है, जो अरावली है, जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा राजस्थान को दो भागों में बांट देती है। कितना सेंटीमीटर बांट दिया भाई? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा। अब 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा के द्वारा इसने दो भागों में बांटा। अब जो दो भागों में बांटा, एक तो कौन सा हो गया? पश्चिमी राजस्थान, और दूसरा कौन सा हो गया? पूर्वी राजस्थान। जो पश्चिमी राजस्थान है इसी को कहते हैं अपन उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इसी का नाम क्या है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये अरावली पर्वतमाला का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी भाग है। इधर वाला अरावली का कौन सा है? पूर्वी भाग है। इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यह जो क्षेत्र है इसमें 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब जो आपका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें अपन पढ़ेंगे थार के मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे? थार के मरुस्थल के बारे में। अब जो थार का मरुस्थल है आपका, थार के मरुस्थल की अगर बात कर लें कि जो थार का मरुस्थल है, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? थार का मरुस्थल। अब जो आपका थार का मरुस्थल है जो कितने देशों में फैला हुआ है? थार का जो मरुस्थल है दो देशों में फैला हुआ है। एक है आपका भारत और दूसरा है आपका पाकिस्तान। एक तो कौन सा है दोस्तों? भारत, और दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान। लेकिन भारत की अगर बात कर लें कि थार का मरुस्थल भारत में कितना फैला हुआ है, तो भारत के अंतर्गत इसका विस्तार है 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। थार का मरुस्थल भारत में कितना फैला हुआ है? तो कितना है? 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन थार का जो मरुस्थल है इसका विभाजन किया जाए भारत में, तो भारत के अंतर्गत ये 4 राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है। भारत के अंतर्गत कितने राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों? 4 राज्य। जैसे एक है आपका राजस्थान, दूसरा है आपका पंजाब, तीसरा है हरियाणा और चौथा कौन सा है? गुजरात। कितने राज्यों में इसका विस्तार हो गया दोस्तों? 4 राज्यों में। एक है आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। क्या पढ़ रहे हैं भाई? राजस्थान की ज्योग्राफी। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में पूछेगा तो वो किसके संदर्भ में पूछेगा? राजस्थान के संदर्भ में पूछेगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि थार के मरुस्थल का राजस्थान में कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तार है? तो थार के मरुस्थल का राजस्थान में जो विस्तार है वो है आपका, प्रतिशत में पूछे तो कितना है? 61.11% वर्ग किलोमीटर में पूछ ले। अब वर्ग किलोमीटर में 2 टाइप से होता है। एक वर्ग किलोमीटर में पूछेगा कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कितने वर्ग किलोमीटर की बात आती है तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में कौन फैला हुआ है? थार का मरुस्थल फैला हुआ है राजस्थान में। लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछता है, आज तक जितनी भी बार पूछा है ये पूछा है,
RAS प्री में भी पूछा था, RPSC में भी पूछा है कि राजस्थान में थारके मरुस्थल का जो पूर्णतः विस्तार है जो कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। तो थारका मरुस्थल पूर्णतः कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजस्थान में? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। कितने में फैला हुआ है भाई? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। वैसे पूछे तो कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में। भारत की बात कर ली जाए तो कितना है? 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में। प्रतिशत पूछा जाए तो कितना है? 61.11% भाग पर थारके मरुस्थल का क्या है? विस्तार है। अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? थारके मरुस्थल के बारे में। अब अगर थारके मरुस्थल की चर्चा करते हैं कि जो थारका मरुस्थल है, थारका जो मरुस्थल है इसका जो विस्तार है, थारका मरुस्थल का विस्तार कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। थारका जो मरुस्थल है इसमें अवशेष किसका प्राप्त होता है? तो इसमें अवशेष प्राप्त होते हैं टेथिस सागर के। अवशेष किसके प्राप्त हुए दोस्तों? टेथिस सागर के। थारके मरुस्थल की उत्पत्ति तो यह है आपका टर्सरी काल, टर्सरी काल। लेकिन अगर आपसे पूछ ले थारके मरुस्थल जो है उसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान में थारके मरुस्थल को कहते हैं, पाकिस्तान में इसका नाम है चोलिस्तान। लेकिन इसको राजस्थान में राजस्थानी भाषा में कहते हैं, राजस्थानी भाषा में इसका जो नाम है वो है थली। थारके मरुस्थल को राजस्थानी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? थली के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहा जाता है। लेकिन एक चीज पूछता है कि थारका मरुस्थल भारत में कौन से मरुस्थल का भाग है? मरुस्थल का जो भाग पूछे तो वो है अफ्रीका के ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। तो यहां से भी क्वेश्चन कर सकता है कि थारका मरुस्थल कौन से मरुस्थल का भाग माना जाता है? तो वो अफ्रीका के ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग माना जाता है। तो कौन से मरुस्थल का भाग हुआ दोस्तों? ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का। राजस्थानी भाषा में क्या कह दिया इसको? थली। पाकिस्तान में क्या कह दिया? चोलिस्तान। उत्पत्ति टर्सरी काल में। अवशेष टेथिस सागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? थारके मरुस्थल की। अब जो आपका थारका मरुस्थल है इसके अंतर्गत, थारके मरुस्थल के अंतर्गत एक हवा चलती है, गर्म शुष्क हवा है, उसको कहते हैं गर्म हवा। और जो गर्म हवाएं चलती हैं इनको कहते हैं अपन लू। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लू क्या होता है, क्योंकि मरुस्थलों में गर्म हवाएं चलती हैं। आपने सुना होगा सारा के मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? तो जैसे हरमंटन, डॉक्टर पवने कहते हैं उनको। जैसे अगर आपसे पूछ ले ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल के अंतर्गत हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको ब्रीक फिल्डर कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि जो भी मरुस्थलों में उनमें क्या है? गर्म हवाएं चलेंगी, तो राजस्थान और भारत के अंतर्गत जो आपका थारका मरुस्थल है इसमें जो शुष्क हवा चलती है वो क्या कहलाती है? लू कहलाती है। और ये जो लू है पाकिस्तान में एक पठार है और उसका नाम है बलूचिस्तान का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? बलूचिस्तान के पठार से प्रारंभ होती है। जब ये हवाएं चलती हैं तो राजस्थान के अंतर्गत आंधियां आती हैं। राजस्थान में क्या आती है भाई? आंधियां आती हैं। तो यहां से भी पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कौन से जिले में आती है? तो वो है आपका श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर। इसमें औसतन कितना दिन आता है? 27 दिन आंधियां आती हैं। दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ है, यहां पे औसतन 24 दिन आंधियां आती हैं। तीसरा है आपका बीकानेर है और यहां पर औसतन 18 दिन आंधियां आती हैं।
लेकिन सबसे कम बात करेंगे तो वो है आपका झालावाड़, और यहां पर 3 दिन आंधियां आती हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाले जिले, तो पहले नंबर पे श्रीगंगानगर है, और सबसे कम जो है आपका झालावाड़ है। गर्म शुष्क हवाएं जो लू हैं वो कहां से प्रारंभ हुई? आपकी बलूचिस्तान का पठार है आपका पाकिस्तान में। कहां पर है भाई? पाकिस्तान में। लेकिन अगर यहां से पूछ ले कि थार के मरुस्थल में एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो गर्म स्थान है आपका जैकोकाबाद, और जैकोकाबाद है आपका पाकिस्तान में। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है दोस्तों? जैकोकाबाद है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो शुष्क स्थान है, वो है आपका फलौदी गांव। फलौदी गांव है आपका जोधपुर में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है उसका नाम है मृत घाटी। मृत घाटी आता है आपका कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया आता है आपका अमेरिका में। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि हमने तो मृत घाटी को पढ़ा ही नहीं। इससे पहले 2012 की अगर बात कर लें, 2012 में सबसे गर्म जो स्थान था विश्व का उसका नाम था अल्जीजिया। कौन सा स्थान था दोस्तों? अल्जीजिया। और अल्जीजिया आपका आता है अफ्रीका में आता है। अफ्रीका में एक देश है लीबिया। कौन सा देश है दोस्तों? लीबिया है। और यह पहले विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान था, लेकिन प्रेजेंट में सबसे गर्म स्थान है वो कौन सा है? मृत घाटी है। दूसरा है वो अल्जीजिया है। राजस्थान का है वो फलौदी गांव है। और एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है वो है आपका जैकोकाबाद, और जैकोकाबाद है आपका पाकिस्तान के अंतर्गत है। कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान के अंतर्गत। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि थार के मरुस्थल में यानी कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जलवायु कैसी पाई जाती है, तो इसके अंतर्गत शुष्क जलवायु भी पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु भी पाई जाती है, और यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है वो आपकी स्टेपी वनस्पति है, और एक है आपकी मरुद्भिद वनस्पति। तो ये सभी जो विशेषताएं आपकी उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद जैसे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका भी अपन वर्गीकरण करते हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसका जो वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में किया गया है, तो इसको अपन 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? 2 भागों में बांट दिया। तो 2 भाग कौन कौन से हैं ऐसे पूछता है। अब देखो यही से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था एक बार, सेकंड ग्रेड में पूछा कि जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ये वाला, इसके जो 2 भाग हैं कौन कौन से? पहली बात तो ये, तो इसको अपन 2 भागों में बांटते हैं। देखो दो भाग हैं इसके। जैसे कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश। अब इसको 2 भागों में बांट दिया। जैसे एक है आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? 2 भागों में। एक कौन सा है आपका? शुष्क। दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क। सेकंड ग्रेड में यहां से पूछा था कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कितने सेंटीमीटर वर्षा के द्वारा अलग होते हैं? तो ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के द्वारा एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। कितना सेंटीमीटर वर्षा रेखा है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के द्वारा ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब यहां से सम वर्षा रेखाएं पूछता है। जैसे पूछ ले कि राजस्थान
दो भागों में कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा से विभाजित होता है? दो भाग, तो वो है आपका 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा से। एक है आपका पश्चिमी राजस्थान और दूसरा है आपका पूर्वी राजस्थान। दूसरा आता है कि राजस्थान बराबर दो भागों में कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा से होता है अलग? तो वो होता है आपका 40 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के द्वारा। जैसे बराबर यानी 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, उसका बराबर लगभग होता है वो कितने सेंटीमीटर से होता है? 40 सेंटीमीटर से। तीसरा, शुष्क मरुस्थल अर्ध शुष्क कितने से अलग होता है? वो आपका कितने से हो गया? 25 सेंटीमीटर से। और चौथा जो आता है कि राजस्थान रेड क्लिफ सीमा रेखा से पाकिस्तान से कितने सेंटीमीटर से अलग होता है? वो है 10 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। कितना सेंटीमीटर वर्षा रेखा है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर सम वर्षा की रेखा के द्वारा एक दूसरे से क्या हो जाता है? ये अलग हो जाता है। तो ये वर्षा रेखाएं भी पूछ लेता है कि शुष्क अर्ध शुष्क कितने से अलग हुआ? 25। राजस्थान बराबर दो भागों में कितने से हुआ? 40। राजस्थान पश्चिमी पूर्वी में विभाजित कितने से हुआ? 50। राजस्थान पाकिस्तान रेड क्लिफ सीमा रेखा से कितने से हुआ? 10 सेंटीमीटर। और आपकी 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो केवल जैसलमेर जिले से गुजरती है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान में कौन सा जिला है जहां से 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है? तो वो कौन सा है आपका? जैसलमेर जिला है। तो अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में चल रहा है भाई? मरुस्थल उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो कितने भाग बांट दिए? 2, शुष्क और दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क। अब जैसे मरुस्थल में एक चीज और आती है, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि जो थार का मरुस्थल है उसकी विशेषताएं क्या होती है? भाई जो थार का मरुस्थल है उसकी क्या विशेषता है? जैसे थार के मरुस्थल की एक विशेषता है, विशेषता कि यहां पर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है तो वो कौन सा है? थार का मरुस्थल है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है विश्व में यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है। तीसरी विशेषता है इसकी, यहां पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। कैसा चट्टानें प्राप्त होता है दोस्तों? अवसादी चट्टानें। तो यहां से भी क्वेश्चन कर सकता है कि राजस्थान में अवसादी चट्टानों से कौन से खनिज प्राप्त होते हैं? तो राजस्थान में अवसादी चट्टानों के अंतर्गत जैसे आपने सुना होगा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो ये सभी जो खनिज हैं जो कौन सी चट्टानों से प्राप्त हुए? अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानें कहां पर प्राप्त होती हैं? तो थार के मरुस्थल से प्राप्त होती है। और तीसरी चौथी जिसकी विशेषता है वो है भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्र को नियमित करने का कार्य करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्र को नियमित करने का कार्य कौन करता है? थार का मरुस्थल करता है। और एक है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून, जो मानसून होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करने का जो कार्य करता है वो भी कौन है आपका? यानी कि मानसून की स्थिति को यथावत करने का कार्य भी आपका थार का मरुस्थल करता है। क्योंकि थार के मरुस्थल के अंतर्गत एक स्थिति रहती है निम्न वायुदाब की। अगर आपसे यहां से भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक निम्न वायुदाब कहां पर रहता है? एक तो थार के मरुस्थल पर होता है। 1 जून के महीने में आपने सुना होगा कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और वहां पे भी रहता है। और ये क्षेत्र ही जो निम्न वायुदाब वाले हैं वो आपके ITC-Z क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं।
ITCZ एक सिद्धांत है मानसून का। आपने पढ़ा होगा कि मानसून जो उत्पत्ति के सिद्धांत है उनमें जैसे एक ITCZ सिद्धांत है, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, या फिर इसको विषुवत पछुआ प्रवाह सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिद्धांत था वो किसने दिया? फिलोन के द्वारा दिया गया। एक आपने दूसरा सिद्धांत पढ़ा होगा तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत डेडले स्टाम्प के द्वारा दिया गया। एक आपने सिद्धांत पढ़ा होगा जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ये आपका ईस्ट के द्वारा दिया गया। और एक आपने सुना होगा अल नीनो का सिद्धांत, और ये जो सिद्धांत है आपका किसने दिया? और इसका नाम था गिलबर्ट। अब ये सभी जो सिद्धांत है इनका मुख्य उद्देश्य निम्न वायुदाब। तापमान अधिक होगा जहां पर वायुदाब कैसा हो जाएगा? निम्न हो जाएगा, और उनके द्वारा जो मानसून की उत्पत्ति होगी वही मानसून उत्पत्ति का सिद्धांत कहलाता है। तो भारत में सर्वाधिक जो मानसून आकर्षित करता है, आकर्षित करने का जो कार्य करता है वो थार का मरुस्थल है, क्योंकि यहां पर क्या रहता है? निम्न वायुदाब। तो इसको कह सकते हैं ITCZ भी सिद्धांत कहा जा सकता है। इसको क्या कह सकते हैं अपन? ITCZ क्षेत्र है, ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। तो भारत में ऋतु चक्र को नियमित करने का कार्य भी किसने किया? थार के मरुस्थल ने। भारत में मानसून को आकर्षित करने का कार्य भी किसने किया? थार के मरुस्थल ने। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। सर्वाधिक जो खनिज है कौन सी चट्टानों से? अवसादी चट्टानों से कौन कौन सा है? पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है। कोयला भी राजस्थान में कौन सा प्राप्त होता है? तो उसका नाम है लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला प्राप्त होता है दोस्तों? लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है राजस्थान के अंतर्गत। और सर्वाधिक जो प्राप्त होता है वो बीकानेर में एक खान का नाम सुना होगा आपने, पलाना की खान। एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है, वो है आपकी पलाना की खान, और वो है आपकी बीकानेर के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत जैसे शुष्क मरुस्थल है, अपर मरुस्थल की बात कर रहे हैं। दूसरा कौन सा है आपका? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब इनकी भी विशेषताएं आती हैं, इनका भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे इनका जो वर्गीकरण किया गया है, जैसे इनकी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो इसमें एक विशेषता पाई जाती है, इसमें पाए जाते हैं बालुका स्तूप। क्या प्राप्त होते हैं दोस्तों? बालुका स्तूप को कहते हैं धुरे, और यह राजस्थान में प्राप्त होता है। 58.50% भाग पर क्या प्राप्त होते हैं? धुरे बनते हैं। दूसरी जो विशेषता है शुष्क वाले की, यह है वालुका स्तूप रहित क्षेत्र। यहां से सेकंड ग्रेड में पूछा था कि बालुका स्तूप रहित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन में था, एक था आपका पोखरण जैसलमेर में, दूसरा था आपका फलौदी जैसलमेर में, जोधपुर में। इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे क्या नहीं बनते? बालुका स्तूप नहीं बनते। जैसे एक जैसलमेर में रामगढ़ भी है, वहां पे भी नहीं बनते। जैसलमेर में एक लोद्रवा स्थान है, वहां पर भी नहीं बनते। और ये कितने प्रतिशत पर नहीं बनते? तो ये आपका पटवार में पूछा था कि राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर धुरे नहीं बनते हैं, तो वो कितना है? 41.50% भाग पर धुरे नहीं बनते हैं। कितने पर बनते हैं? 58.50% भाग पर धुरे बनते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको अपन 4 भागों में बांटते हैं। कितने में बांटते हैं दोस्तों? 4 भागों में। जैसे एक है घग्गर बेसिन, दूसरा है आपका लूनी बेसिन, तीसरा है आपका नागौरी उच्च भूमि, और चौथा है आपका शेखावाटी क्षेत्र। तो कितने भागों में बांट दिया इसको? 4 भागों में बांट दिया। घग्गर बेसिन के अंतर्गत श्री गंगानगर, और एक आता है आपका हनुमानगढ़।
लेकिन लूनी बेसिन में लूनी नदी जहां बहती है 6 जिले हैं, जैसे कि आपका अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और एक है आपका जालौन।